अगर आप मुसलमान हैं तो आप पैदाइशी अपराधी माने जाते हैं इस देश में। दैट इज व्हाट इज हैपेंड। ये हमारी इक्वालिटी का हाल है। सरकार, केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट दोनों की मिली भगत से ये मान सकते हैं कि ये हिंसा चलती चली जा रही है और हमारे प्राइम मिनिस्टर दुनिया में घूम रहे हैं, उनको फुर्सत नहीं है। ये सुपारी लेके आई इंटरनेशनल कैपिटल से, अब सुपारी इनको दी गई है कि ये माहिर हैं लोगों को आपस में लड़वा के रेजिस्टेंस खत्म करने की। PSA, NSA, इन कानूनों के द्वारा लोगों की सिविल लिबर्टीज खत्म की जा रही हैं। रूल ऑफ लॉ पे इतना बड़ा धब्बा है, जुडिशरी पे इतना बड़ा अटैक है और हमारे राइट्स पे इतना बड़ा अटैक है। मोदी के ऊपर जो उन्होंने सुनाया उसको 2 साल की सजा देके, विच इज द मैक्सिमम सेंटेंस परमिसिबल, क्योंकि आपको डिस्क्वालीफाई करना था पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट का भी क्या सैंक्टिटी रह गई है। के मसले पे एक प्रोटेस्ट मीटिंग जंतर मंतर पे हो रही थी, जहाँ पे मतलब बल्कि बहुत ही दुख की बात है कि पहली बड़ा इस तरह से प्रोटेस्ट राजधानी में हुआ है, जबकि ये 3 मई से वहाँ पे हिंसा चल रही है विदाउट एनी अबेट। वहाँ जबकि गुजरात में 2002 तक में 3 दिन के बाद आपने मतलब सरकार ने तय किया कि अब हम और दंगे नहीं होने देंगे, लेकिन यहाँ पे सरकार, केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट दोनों की मिली भगत से ये मान सकते हैं कि ये हिंसा चलती चली जा रही है और हमारे प्राइम मिनिस्टर दुनिया में घूम रहे हैं, उनको फुर्सत नहीं है कि इसके बारे में कोई अपील भी करें पीस के लिए, लीव अलोन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंड दैट वायलेंस। तो डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी चीज़ अपने सिटीजन्स की लाइफ एंड लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने की बात जो है वहीं पे ख़त्म हो जाती है कि किस तरह की डेमोक्रेसी है। ये सर्टेनली मदर ऑफ डेमोक्रेसी तो नहीं कहलाई जा सकती। एज अ फ्रेंड जस्ट सेड कि डेमोक्रेसी का ही ये एक प्रतीक है। तो उसी से शुरुआत करते हुए काफ़ी कुछ ऑलरेडी कहा जा चुका है, बहुत कम रह गया है कहने को, और मैं थोड़ा सा बस शेयर करना चाहती हूँ कि जब इमरजेंसी लगी थी उस ज़माने में मैं स्कूल में थी, क्लास 11 में थी, और आई मस्ट फ्रैंकली एडमिट कि बहुत कुछ हमें समझ नहीं आया। हमें मालूम था कि सिविल लिबर्टी सस्पेंड हो गई हैं और प्रेस सेंसरशिप है और ऑपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट किया जा रहा है। वो तो हमें खाना पूछी से काफ़ी चीज़ें थोड़ी बहुत पता चल जाती थी, लेकिन उसके आगे बहुत कुछ हमारी निजी ज़िंदगी में हम लोग के सामने, जैसे कोई लिंचिंग चल रही हो या मारपीट चल रही हो, ये सब नहीं होता था। तो हमें पर्सनली उस तरह से अफेक्ट नहीं हुआ। हमें मालूम था कि और जगह क्या हो रहा है, लेकिन हमारी लाइफ चल रही थी। और फिर मैं कॉलेज में गई तो कॉलेज में सिर्फ एक चेंज था कि जो यूनियन के इलेक्शंस होते थे हर साल, तो उस साल यूनियन के इलेक्शंस नहीं हुए। एक नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट था, बहुत ही बेकार प्रेसिडेंट था, और हमने उसकी खूब टांग खींची और हम लोग एक सीक्रेटली कुछ न्यूज़लेटर टाइप की निकालते थे, सीक्रेट अपनी लैंग्वेज में प्लेस करते थे जो इमरजेंसी को क्रिटिसाइज करता था, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता था इतना। तो हमारा काम यही था कि अपना अंडरग्राउंड इस तरह से लिटरेचर को चल रहा है उसमें, क्योंकि एक नेचुरल यूथ में एक टेंडेंसी होती कि जो भी अथॉरिटेरियन हो, चाहे वो माँ बाप हो चाहे वो सरकार हो, उसके खिलाफ आपको कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि हमारे नेचर में नहीं है कि हम पैसिवली ये अपने राइट्स पे कोई भी कर्व है वो उसको एक्सेप्ट करें। तो उस ज़माने में ये था, जब इमरजेंसी लिफ्ट हुई तो 2 साल में लिफ्ट हो गई और इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस अगर जो लोग कंट्रोल में थे चाहते तो रिग कर सकते थे, लेकिन या तो उनको विश्वास दिलाया गया कि हम जीत जाएंगे, तो इलेक्शंस लेकिन डिक्लेयर हुए और बुरी तरह से कांग्रेस सरकार हार गई थी। उस टाइम पे एकदम से एक्सपर्ट हुआ था मेरे अपने कॉलेज में। मैंने देखा मेरे साथी, मेरे क्लासमेट नित्या रामाकृष्णा, उसने मुझे काफ़ी कुछ बताया और फिर कहा कि चलो कैंपेन करते हैं। हालांकि मैं नहीं गई, लेकिन शी वॉज गोइंग एंड कैंपेनिंग। किसी ने कॉलेज में जेबी को क्रिटिसाइज कर दिया था तो उसने चांटा भी मारा था उसको, ये सब हमें याद है। बाद में शी रिक्रूटेड मी फॉर समता युवजन सभा। आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन देयर मीटिंग्स, और हमारा काम वहाँ पे ये था कि जितना सब कुछ गड़बड़ हो रहा था इंदिरा गांधी के सर में सब बाहर करो। मतलब वो 80 में दोबारा आई, उसके बाद भी हमने कैंपेन चलाया और कोशिश ये थी कि दोबारा सरकार में ना आए 1980 जब दोबारा से इलेक्शन में, ये सब था। लेकिन दैट वाज माय लिमिटेड एक्सपीरियंस एट दैट टाइम। आई हैड कम टू नो फ्रॉम माय फ्रेंड्स कि यूनिवर्सिटी के भी बहुत सारे टीचर्स अरेस्ट हुए थे। मिडनाइट ऑपरेशन, एक मिडनाइट नॉक होता था और बहुत सारे लोगों को अंदर कर दिया गया था।
ये उनसे ही मुझे बहुत बाद में पता चला जब मैं टीचर्स मूवमेंट में शामिल हुई। तो साथियों, जब जो आज का हमारा थीम है, हमको जो टॉपिक दिया गया है वो है इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी, जो हमारे प्रीएम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो इन तीनों पे मैं सबसे पहले अपना ये जो शेयर करना चाहती हूँ कि आज तो सारा कुछ आपने सुना है अभी, और मैं उसी पे थोड़ा सा बस समराइज करना चाहूँगी कि लिबर्टी तो पूरी तरह से उस टाइम पे ख़त्म की गई थी। देयर इज नो डाउट, पॉलिटिकल लिबर्टी आपकी ख़त्म कर दी गई। यू कुड नॉट मेक क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, स्पेशली नॉट इफ यू वर a person of any kind of importance and it got reported, तो वो आपको अंदर भी किया जा सकता था, आपको तरह तरह से प्रताड़ित किया जा सकता था। लेकिन जहाँ तक इक्वालिटी का सवाल है, पूरा देश जो था वो उसकी सिविल लिबर्टीज ख़त्म की गई थी। ये नहीं था कि सिर्फ मुसलमानों की ख़त्म की गई या सिर्फ क्रिश्चियंस की ख़त्म की गई, सबकी ख़त्म की गई थी। उसमें कोई डिस्टिंक्शन इस तरह से नहीं था। और दूसरा था फ्रेटर्निटी, मतलब जहाँ तक मुझे मालूम है, कुड बी रॉन्ग बिकॉज देयर आर अदर वेटरन्स हियर, फ्रेटर्निटी का भी इसमें इस तरह से कोई मसला नहीं था कि आपस में झगड़ा करवाना, या जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, उनमें आपस का झगड़ा, ये भी उसमें कोई सवाल नहीं था। और जैसे अभी बताया गया कि जो पहले दौर चला था, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, प्रिवी पर्सेस को अबॉलिश करना, पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा देना, जो एक इक्वालिटी की तरफ एक कदम है, वो चीज़ पर उस टाइम पे अटैक हमने नहीं देखा। उस टाइम पे सारी सिविल लिबर्टी सस्पेंड हुई थी। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज पहले इक्वालिटी की बात करते हैं। अभी जैसे हमने देखा कि इक्वालिटी तो जो है एक्सपीरियंस होती है, वही इक्वालिटी होती है। यहाँ तो पहले आप कानून नहीं देखिए, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इनइक्वालिटी, आपकी जो CAA कानून है वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इनइक्वालिटी, दैट लॉ इटसेल्फ इज एन अनइक्वल लॉ, इट डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट मुस्लिम्स, इट ट्रीट्स देम एट अ डिफरेंट फुटिंग। तो वो अपने आप में है। मैं तो मानती हूँ कि अभी जो EWS जो ऑर्डिनेंस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, जिसमें आपने आर्बिट्रेरली 10% तय कर लिया बिना कोई आंकड़े के, और आपने कह दिया कि इस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिसमें 8 लाख की आपने सीलिंग डाली है, फॉर व्हाट रीजन वी डोंट नो, वो क्रीमी लेयर ऑफ OBC एंड EWS जो वीकर सेक्शन का 8 लाख करना पुअर सेक्शन, इट इज नॉट द सेम थिंग। आपने उसमें SC ST OBC को बाहर रखा। दिस इज डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट SC ST OBC। ऐसा भी नहीं है कि उनकी पॉपुलेशन इतनी कम है। आप पॉपुलेशन आंकड़े तो लीजिए, आप सेंसस कीजिए, यू विल फाइंड कि पॉपुलेशन में देयर विल बी मोर देन 75-80%, लेकिन आप वो सेंसस नहीं करना चाहते हैं। आपने लिमिट किया है रिजर्वेशन 49.5%, और जो एक्स्ट्रा 10% है, किस बेसिस पे 10% है, और उसमें आपने डिस्क्रिमिनेट करके SC ST OBC पुअर को बाहर रखा है। दिस इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इनइक्वालिटी। इसके अलावा जिस तरह से हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन इनइक्वालिटी, अभी बताया गया कि बहुत सारे जो कानून आए हैं, उस समय में टाडा, मीसा वगैरह थे, आज पहले कोटा, फिर UAPA, PSA, NSA, इन कानूनों के द्वारा लोगों की सिविल लिबर्टीज खत्म की जा रही हैं। और इसमें जो एक रूल होता था बेल का, या जो प्रिजम्पशन था आपके जुडिशरी में, मतलब कि किसी भी जुरिस्प्रूडेंस में, कि इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी, वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है, या गिल्टी अंटिल प्रूव्ड इनोसेंट, और आप एसोसिएशन से भी गिल्टी हो जाते हैं। आप किसी को जानते हैं जिनके खिलाफ कुछ कार्रवाई चल रही है, तो आपके खिलाफ भी वो कार्रवाई हो सकती है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारे बहुत सारे साथी, यहाँ पे कई नाम आए, जिस तरह से हमारे प्रोफेसर साई बाबा, हमारी यूनिवर्सिटी के टीचर को जिस तरह से उनको फ्रेम करके और सारे मतलब डिनाई करके जो भी राइट्स हैं उनके, उनको पहले तो कन्विक्ट किया गया। वो 800 पेज जजमेंट में कुछ भी ऐसी बात नहीं कि किसी वायलेंट एक्टिविटी में उन्होंने हिस्सा लिया था। पूरा का पूरा रिट जैसे हमको ट्रायल लग रहा था, और उसके बाद उनको जो कन्विक्ट किया, उनको आज तक बेल नहीं दिया, ना पैरोल दिया, ना अपनी डाइंग मदर से भी मिलने का उनको, या उनके लास्ट राइट्स में शामिल होने का मौका दिया, जबकि वो 90% डिसेबल्ड हैं। वो उन कंडीशंस में जेल में रहना उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग है, लेकिन इसकी परवाह किए बगैर उनके साथ इस तरह से किया गया। इसी तरह से आप देखिए, आप देखा कि बहुत सारे, आप देखिए कि संजीव भट्ट को किस तरह से फ्रेम करके इन्होंने डाला जेल में और कन्विक्ट कर दिया, putting all judicial principles, throwing them to the winds and keeping him behind bars only because he was a key witness in the case in the Gujarat riots and against
अमित शाह अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। तो इस तरह से उनके साथ किया गया। और उसके बाद आपने देखा कि भीमा कोरेगांव में 16 लोगों को किस तरह से उन्होंने ऐसे स्पीशियस ग्राउंड्स पे अरेस्ट किया और अंदर रखा है, ट्रायल भी नहीं हुआ है। और जबकि प्रूफ भी हो गया कि उनके some evidence, so called evidence was planted on their laptops, उसके बावजूद नहीं हम उसमें इन्वेस्टिगेट भी नहीं करेंगे, हम उसको नहीं मानते हैं। क्लियरली जिसने प्लान किया है वो क्यों एविडेंस क्यों इन्वेस्टिगेट उस मामले को करेगा। तो पूरा सेटिसाइड करके इन्होंने उनको जेल में रखा है। और स्टैन स्वामी की इसमें डेथ भी हो गई, जहाँ पे इनको बेसिक सिविल लिबर्टीज कि आप स्ट्रॉ दे दे पार्किंसंस के पेशेंट को, वो तक नहीं दिया, टॉर्चर किया। और जिस तरह से उनकी डेथ हुई है, इट इज़ अ शेम ऑन आवर डेमोक्रेसी। इसी के बाद जब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स हुए, अब एंटी सीए मूवमेंट चला, उसको ख़त्म करने के लिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स हुए। और उसमें जिन लोगों ने भड़काए वो राइट्स, ओपनली भड़काए, जुलूस निकाले, गोली मारो, डैश डैश डैश, ये सब कहा, वो तो मिनिस्टर बने हुए हैं। उनके खिलाफ जब कोई सवाल किया जज ने, तो जज को ओवरनाइट ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये हमारी डेमोक्रेसी का हाल है, हमारी जुडिशरी का हाल है। And really, it's a very sad day. The judiciary has been found really wanting. कि क्यों उन्होंने, after all, who will implement our civil liberties? Who will implement our equality, the right to equality? It is the judiciary which has to do it. It has to stand up for the constitution. It has to stand up for all its citizens. It has not stood up. That is why people like Umar Khalid are in jail for 1000 days and they have not been given bail. इसी तरह से और बाकी जो नाम यहाँ पे पढ़े थे सुजाता जी ने, I would not like to repeat all those names. It is a crime shame and most of them are Muslims. It is not a coincidence. अगर आप मुसलमान हैं तो आप पैदाइशी अपराधी माने जाते हैं इस देश में। That is what has happened. ये हमारी इक्वालिटी का हाल है। और जबकि दूसरी साइड, चाहे वो प्रज्ञा ठाकुर हो या बाबू बजरंगी हो या वो माया कोडनानी हो, कन्विक्ट होने के बाद उनको बाद में बेल तो मिली गई और रिहा भी कर दिया। उन 11 रेपिस्ट को जो कन्विक्टेड थे उनको बार पैरोल मिला। और पैरोल के टाइम पे उन्होंने काफ़ी न्यूसेंस क्रिएट किया, थ्रेटन किया लोगों को, उसके बावजूद उनको एक्विट कर दिया गया। दैट वाज अ रियल शेम ऑन आवर डेमोक्रेसी। तो ये जो एकदम अनइक्वल लॉ है हम सब के लिए कि कुछ लोगों को तो डिस्पाइट बीइंग कन्विक्टेड ऑफ वेरी सीरियस हीनस ह्यूमन क्राइम्स दे आर सेट फ्री। बेल तो कभी भी मिल जाएगा, उनको छोड़ भी दिया जाएगा। लेकिन जो लोग इस चीज़ को क्रिटिसाइज करेंगे या ह्यूमन राइट्स के लिए या दबे कुचले लोगों के लिए आवाज़ उठाएंगे, उनको बिना कोई चार्ज के, बिना कोई ट्रायल के आप उनको जेल में सड़ाएंगे। एंड दैट इज़ लाइक अ गैस चेम्बर। दिस इज़ रियली लाइक द गैस चेम्बर ऑफ जर्मनी। दिस इज़ द काइंड ऑफ पॉलिसी दैट इज़ बीइंग फॉलोड बाय आवर गवर्नमेंट। इसी में जिस तरह से हमारे इवन पीपल हु हैव अर्न्ड लॉरेल्स फॉर द कंट्री, हमारी जो महिला खिलाड़ी हैं, जो पहलवान हैं, उन्होंने कहा, मतलब अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है तो हम सब के साथ क्या होगा। आम महिलाएं जो हिंदुस्तान में, उनके साथ क्या होगा वो हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन उनके साथ ऐसा हो सकता है कि इतने प्रोटेस्ट के बावजूद उन्हीं के ऊपर पुलिस ने अटैक किया। और जबकि जो अक्यूज है ब्रिजभूषण शरण सिंह, वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। वो ऑनरेबली पार्लियामेंट, नए पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन को अटेंड कर रहा है, वहाँ से भाषण दे रहा है, वहाँ से प्रेस को एड्रेस कर रहा है और रैलीज निकाल रहा है। और जितना भी मतलब उसको इतना समय दिया गया कि डरा धमका के वो माइनर जो कंप्लेनेंट थी उसका जो कंप्लेंट है वापस करवाए। तो दिस इज द स्टेट ऑफ इक्वालिटी। वेयर इज द इक्वालिटी? वेयर इज द इक्वालिटी फॉर विमेन who cannot hope to get any justice from the system? Where is the equality for Dalits? Where is the equality for people who are exercising their right to dissent? And where is the equality for Muslims? अब तो क्रिश्चियंस को भी उसमें आप जोड़ दीजिए, जो मणिपुर में हो रहा है आप देख रहे हैं। तो इसी तरह से मुसलमानों के साथ सिर्फ यही नहीं किया गया है, अब तो एक नई चीज़ शुरू कर दी है कि ड्यू प्रोसेस को पूरा हवा में फेंक के आप पहले उनके घरों को डिमोलिश कर दें। घर ही नहीं रहेगा तो आप किस चीज़ के लिए लड़ेंगे? पहले यूपी में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि आप इस तरह से इनको शो कॉज नहीं दे सकते, आप पहले तो कुछ प्रूफ कीजिए, आप उनके नाम पब्लिक में नहीं डाल सकते। जो एक्टिविस्ट थे ये CAA प्रोटेस्ट के खिलाफ, CAA कानून के खिलाफ,
उसके बाद उन्होंने क्या तय किया कि प्रॉपर्टी अपेंड करने की जगह प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर दी। जब डिस्ट्रॉय कर देगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो फिर किस चीज़ के लिए लड़ेंगे? तो ये टोटली मतलब रूल ऑफ लॉ पे इतना बड़ा धब्बा है, जुडिशरी पे इतना बड़ा अटैक है और हमारे राइट्स पे इतना बड़ा अटैक है, और कैसे हम लोग उसको सह रहे हैं, क्यों इसके खिलाफ और ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, कौन हमारे सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करेगा? इसी तरह से आप देखिए कि इक्वालिटी का मतलब ये भी होता है कि आपको बराबर का मौका मिले अपने देश के हर कार्रवाई में, हर प्रोसेस में, डिसीजन मेकिंग में, पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट करने का। उसके लिए आपको एम्पावरमेंट की ज़रूरत होती है, आपको एजुकेशन की ज़रूरत होती है, आपको रोज़गार की ज़रूरत होती है, आपको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है। ये कहाँ है हमारे देश में? जैसे अभी बताया गया कि यहाँ पे 10% लोग 70% रिसोर्सेज पे काबिज हैं और 2% मतलब वो बहुत सारे फिगर्स अभी सुजाता जी ने दिए। इट इज़ अ शेम ऑन अस, इट इज़ रियली द मोस्ट obscene thing that one can think of. It is, there's no other word for it but evil. ये evil है। किस तरह से हम इसको enjoy कर रहे हैं और हम शर्म से एकदम मर नहीं जाते हैं, और उस शर्म से हम लोग को मरने की नौबत आ गई थी जब हमने लॉकडाउन के बाद हजारों वर्कर्स को पैदल चलते देखा जो अपने घरों तक जाने की कोशिश कर रहे थे और कोशिश में इतने मर भी गए। तब हम लोग को शर्म से पानी हो जाना चाहिए था, क्योंकि हम लोग नॉर्मली कैसे इग्नोर कर देते हैं, कैसे इग्नोर कर देते हैं। The only way our DNA is designed to ignore, to invisibilize the people of this country who are living in destitution is because हमारे DNA में, मैं बिलीव करती हूँ, ये कास्ट सिस्टम का जो एक कॉन्शियसनेस भर दी गई है। हाँ, हम बहुत आसानी से लोगों को डिह्यूमनाइज कर सकते हैं, हमारे कॉन्शियसनेस में भर गई है। हम प्रिविलेज क्लास हैं, अगर हमारा प्रिविलेज छिन रहा है तो हम बहुत वोकल हो जाते हैं, लेकिन दूसरे के प्रिविलेज के लिए हमारा दिल इसलिए नहीं धड़कता है क्योंकि हम भी बेनिफिशरीज रहे हैं, हजारों सालों से हमारे बाप दादा बेनिफिशरीज रहे हैं, इसलिए हमारा दिल नहीं धड़कता। हमारे डीएनए में खराबी आ गई है, एंड दिस इज द बिगेस्ट कर्स ऑफ आवर कंट्री। जिस तरह से उनको आपने एक्सेस डिनाई किया है, रोजगार डिनाई किया है, बेसिक मिनिमम लिविंग वेजेस डिनाई किए हैं, बेसिक मिनिमम एजुकेशनल फैसिलिटी और हेल्थ फैसिलिटी डिनाई किया है, अब ये सरकार इसके बारे में क्या कर रही है? ये जो प्रथा थी ये पहले से शुरू हो गई थी, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। मनमोहन सिंह के ज़माने से 1990 से प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन का दौर शुरू हो गया था, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के एरिया में दौर में, और हमने इसके खिलाफ लड़ा लगातार, और लड़ने के बाद हमने कपिल सिब्बल से 6 बिल वापस करवाए, हमने बहुत सारी नीतियाँ इनकी वापस करवाई। लेकिन अब जो सरकार आई है, और मैं कई बार कहती हूँ कि ये सुपारी लेके आई है इंटरनेशनल कैपिटल से, अब सुपारी इनको दी गई है कि ये माहिर हैं लोगों को आपस में लड़वा के रेजिस्टेंस ख़त्म करने की, ताकि अपनी पॉलिसीज़ जो प्रो कॉर्पोरेट पॉलिसीज़ हैं उनको बड़े आराम से इम्प्लीमेंट करें। और इसमें आप देखेंगे कि एजुकेशन पे अब नज़र है, जैसे पहले सिर्फ ट्राइबल लैंड्स पे, फॉरेस्ट लैंड पे नज़र थी, इसीलिए साईं बाबा जैसे लोग जो ट्राइबल्स के राइट्स के लिए खड़े हो रहे थे उनको अटैक किया गया कि ट्राइबल्स के सपोर्ट में जो खड़ा होगा, क्योंकि वो कॉर्पोरेट्स के खिलाफ जाएगा, वो सो कॉल्ड डेवलपमेंट के खिलाफ जाएगा, इसलिए उनको जेलों में बंद करना है, इसलिए उनको ख़त्म करना है। अब तो जो एजुकेशन के लिए बात करेगा, क्योंकि एजुकेशन बिक रहा है, अब अगर एजुकेशन के लिए बात करेगा वो भी एंटी नेशनल हो गया है। पब्लिक फंडेड एजुकेशन को ख़त्म करना है, और इसमें इन्होंने ट्रीटी साइन करके रखी हैं गैट्स में जाके, पिछली सरकार ने भी की, और इस सरकार ने तो बिल्कुल इसको जैसे कि एस्केलेट कर दिया, और अभी पूरी तरह से हम कॉर्पोरेट्स के हाथ में एजुकेशन दे रहे हैं। CUET ला के आप एक फ़िल्टर ऐसा ला रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें हमने देखा अपनी यूनिवर्सिटी में कि उसका नतीजा क्या है कि आपकी यूनिवर्सिटी में पूरी डाइवर्सिटी ख़त्म है। जो रूरल पुअर और अर्बन पुअर और रूरल बैकग्राउंड के और महिलाएं जो एक्सपेंसिव कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो कंप्यूटराइज टेस्ट से फेमिलियर नहीं है, वो पहले ही फिल्टर हो जाते हैं। और आपने इस टेस्ट को NCERT पे बेस किया है, कहाँ इक्वालिटी है? स्टेट्स का जो हक है, जो कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन है, आपने स्टेट्स का हक मार के सारे स्टेट बोर्ड्स को अलग कर दिया, और आपने जो CUET का सिलेबस है सिर्फ CBSE पे बेस किया है, जिसकी वजह से मेरी क्लास में आउटसाइड यूपी, हरियाणा एंड राजस्थान कोई भी बच्चा नहीं आ रहा है, ना वेस्ट बंगाल से, ना उड़ीसा से, ना साउथ से, कोई भी बच्चा नहीं आ रहा है। जो क्रिश्चियंस भी आए, हमारे यहाँ तो 50% क्रिश्चियन रिजर्वेशन है,
जो क्रिश्चियंस भी आए वो भी सब दिल्ली बेस्ड हैं, वो सब नॉर्थ इंडिया के हैं, उनको अपनी जबान भी नहीं आती। दे क्वाइट हैप्पी इफ आई टीच इन हिंदी, व्हिच वाज नॉट लाइक दैट अर्लियर दे यूज्ड टू से मैम आप इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कीजिए। तो आप देखिए कि आपने डाइवर्सिटी जो आपने अपने एजुकेशन का इतना बड़ा हिस्सा है जिससे स्टूडेंट डायरेक्टली अपने देश के बारे में सीखता है, by meeting people from different parts of the country, speaking different languages, having different religions, आपके सारे stereotypes उसी से खत्म हो जाते हैं। You can see the other person as a human being, they become your friends, and these are the best guarantee for the unity and integrity and fraternity of our country. ये सब आप खत्म कर रहे हैं क्योंकि आपका एक एजेंडा है। आप नहीं चाहते हैं कि बच्चे पढ़ लिख के सोच समझ के क्रिटिक करना सीखें, तो एजुकेशन को भी बर्बाद करना है। 70% आपके कोर्सेज ऑनलाइन किए जा रहे हैं, ऑनलाइन में हमने देखा बच्चे कुछ नहीं सीखे। तो ये सब किसके फायदे के लिए हो रहा है? एक तो बिजनेस प्रमोट करने के लिए, जो ऑनलाइन बिजनेस चलाते हैं एजुकेशन का, वही लोग, वही गिने चुने क्रोनी कैपिटलिस्ट। और दूसरा कि आपके जो बच्चे यहाँ से निकलेंगे वो बिल्कुल अनपढ़ जैसे होंगे, दे विल नॉट हैव द एबिलिटी टू क्वेश्चन, टू सी कि समाज को बदलना है, समाज की क्या हालत है, और इस तरह की बातें। दोज सिटीजन्स बिकम डेंजरस, तो दे डोंट वांट डेंजरस पीपल हु क्वेश्चन, दे वांट स्टूडेंट्स हु कैन बी पुश्ड इन एनी डायरेक्शन। उनको आप भीड़ों में जमा कर दीजिए, उनको आप लव जिहाद में कर दीजिए, उनको ट्रोल्स बना दीजिए, ये सब आसानी से आप कर सकते हैं। एंड दैट इज मोर डेंजरस देन व्हाट हैपेंड इन 1975, मच मोर डेंजरस, क्योंकि आप डेमोक्रेसी को अंदर से मैस्कुलेट कर रहे हैं, आप लोगों के ब्रेन्स को डिफॉर्म कर रहे हैं, और आगे आने वाली पीढ़ी इस तरह की मीटिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं करेगी, सोचेगी भी नहीं कि ऐसे कोई डिस्कशंस रखने की ज़रूरत है। तो लिबर्टी का जहाँ तक सवाल है, जैसे मैंने कहा कि जुडिशरी हैज़ बीन फाउंड वांटिंग इन प्रिवेंटिंग द मिसयूज ऑफ यूएपीए, और जानबूझ के पिटिशन सुने नहीं जाते थे। आफ्टर ऑल 4 जज अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि अपनी मर्जी से इस तरह से पिक किया जाता है कि किस बेंच के सामने कौन सा केस जाएगा, तो कहाँ से आपको जस्टिस मिलेगा इसमें? तो हेबियस कॉर्पस पे, आर्टिकल 370 पे, और सप्रेशन ऑफ सिविल लिबर्टीज इन JNK, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स तक पे अभी तक सुनवाई नहीं हुई है, विच इज द बिगेस्ट रीजन फॉर प्रमोटिंग करप्शन इन इलेक्शंस। मीडिया, which is one of the pillars of the democracy, is no longer a watchdog but a lapdog. I don't want to say more about it. Everybody knows TVs में एक भी चैनल देखने लायक नहीं है, और सारा कुछ गुणगान ही चलता रहता है। फ्रेटर्निटी का भी, जैसे मैंने अभी बात बताई, I'm just finishing, कि जिस तरह से जानबूझ के हेट स्पीच प्रमोट हो रही है, वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज़, आप चाहे गुजरात को ले लीजिए, यूपी, कर्नाटका में बहुत कोशिश की, चली नहीं इनकी। मणिपुर में कैसे इन्होंने कुकीज़ और मेटेज को आपस में जानी दुश्मन बना दिया है, और स्पेसिफिकली क्रिश्चियंस को टारगेट करके एक ग्रुप को एक कम्युनल पोलराइजेशन करके उन्होंने इस्तेमाल किया है, और वहाँ पे पूरा जो सिविल सोसाइटी को के फैब्रिक को ख़त्म कर दिया है। महाराष्ट्र में जिस तरह से अभी औरंगजेब पे एक पोस्टर निकल गया, तो उस पर आपका FIR होगा। मतलब किस दौर में हम आ गए हैं। उत्तराखंड में झूठी कहानी फैला के किस तरह से मुसलमानों को बाहर मतलब पूरा कम्युनल उसको एंगल देके किस तरह से भगाया जा रहा है। अब शायद धीरे धीरे वापस आना शुरू किया है, लेकिन इसको आगे भी किया जाएगा। धर्म संसद, जो द वर्स्ट अधर्म संसद, मेरे धर्म में ये सब नहीं लिखा है कि आप इस तरह से हिंसा करें, नफरत फैलाएं, उल्टा लिखा है। लेकिन ये लोग तो बिल्कुल अपने कंस के जो फॉलोअर्स हैं कि आप हिंसा फैलाएंगे, पावर हंग्री हैं, ग्रीडी हैं और पाखंडी हैं। ये सब चीज़ें तो दानवों के लिए लिखी जाती थी हमारे ग्रंथों में, हमारे जो इट वॉज नॉट पार्ट ऑफ द टीचिंग्स इन आवर स्क्रिप्चर्स। इस तरह से सोसाइटी को कंटिन्यूस प्रोपेगेंडा, बिकॉज दे हैव अनलिमिटेड मनी थ्रू दी इलेक्ट्रल बॉन्ड्स एंड ऑल देयर फंक्शनरीज अक्रॉस द वर्ल्ड, किस तरह से BHP वगैरह फॉरेन कंट्रीज में भी NRIs को बेवकूफ़ बना के ये कर रही है, पैसा जमा कर रही है, और उसको इस कंटिन्यूस प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर आप डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए, MLAs को खरीदने के लिए, इलेक्शन कोई भी जीते वो आपके पास कूद के आ जाएगा। तो ये व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस डेमोक्रेसी? वेयर इज़ द एंटी डिफेक्शन लॉ? इट इज़ ऑल मीनिंगलेस। और अब एजुकेशन में मैंने आपको बताया थोड़ा सा, लेकिन और ज़्यादा डायरेक्टली टेक्स्ट बुक्स में किस तरह से डिलीशंस किए गए हैं। एवरीबॉडी नोज, आप लोग भी पढ़ रहे हैं कि पूरा मुगल पीरियड हटा दो, आप गोडसे का जो बैकग्राउंड है, व्हाई डिड ही बिकम व्हाट ही बिकेम,
पूरा कनेक्शन उसका आरएसएस से, वो हटा दो। आप तो अब डार्विन्स थ्योरी भी हटा रहे हैं और सारा जो साइंटिफिक थिंकिंग है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। इन्फेक्शियस डिजीजेस के ऊपर चैप्टर था वो हटा दिया गया है, पेजेंट मूवमेंट्स में हटा दिया गया है, लोगों की रेजिस्टेंस इस तरह से हुई है हिस्ट्री में उसको हटा दिया गया है। आई डोंट थिंक इट इज़ एक्सीडेंटल, ये सब डिलिबरेट है, ये पूरा प्लान है। ये लोग ओवर टाइम काम करके, जिन लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया और लगातार माफ़ी मांगी अपने लिए और हर दफ़ा फ्रीडम मूवमेंट के खिलाफ खड़े हुए, वही लोग अगर आप राज करेंगे तो यही सब होना है। अभी उनके मास्टर्स जो इंटरनेशनल कैपिटल है वो है और इनको यहाँ पे अपने लोकली वो तो ठेकने के लिए कि लव जिहाद इसमें अपने बच्चों को बाहर पढ़ाएंगे, अपनी बेटियों की शादी किसी से भी करने देंगे, लेकिन जो आम जनता है वहाँ पे लव जिहाद का बोगी चलेगा। ये तरह तरह के ऐसे कामों में हथियार पकड़ा के हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चों को लगाया जाएगा। तो ऑल इन ऑल हमारी डेमोक्रेसी इज इन पेरिल एज इट वाज नेवर बिफोर। वहाँ पे चलो टेम्पररी था, डेमोक्रेसी को सस्पेंडेड, लेकिन अब क्या है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो खुद कॉम्प्रोमाइज है। इलेक्शन कमीशन में किस तरह से अपॉइंट होता है और बाद में अगर उसमें किसी ने थोड़ा सा भी इंडिपेंडेंट ओपिनियन देने की कोशिश की है, लवासिया ने, उनके फैमिली के ऊपर इतने उन्होंने ईडी, सीबीआई, इन सबको यूज किया जा रहा है ऑपोजिशन के खिलाफ। 90% केसेस हैं। अगर आप कूद के बीजेपी में चले गए तो केसेस सारे ड्रॉप हो जाएंगे, आपको चीफ मिनिस्टर भी बना दिया जाएगा। लेकिन अगर आप खड़े रहे तो बहुत ही बेकार सा चार्ज डेफेमेशन का लेके 2 साल की सजा एक मोदी के ऊपर जो उन्होंने सुनाया उसको 2 साल की सजा देके, विच इज द मैक्सिमम सेंटेंस परमिसिबल, क्योंकि आपको डिस्क्वालीफाई करना था पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट का भी क्या सैंक्टिटी रह गई है? पार्लियामेंट में कोई डिबेट हो पाता है कि नहीं हो पाता है, ये सब हम लोग देख रहे हैं। तो हमें अपना बिल्कुल नहीं सोच सकते हैं। उस जमाने में जमीन आसमान का फर्क है। वी हैव गॉन much ahead of what happened in 1975 और ये इसीलिए हम लोगों को आज यहाँ आके बोलना भी एक्ट ऑफ ब्रेवरी हो गया है और सबके नाम कहीं ना कहीं फाइल में है। जब उनको फुर्सत मिलेगी तो हम सबको एक एक करके शायद जेलों में डाला जाएगा। उसके लिए हमें तैयार रहना है, क्योंकि अगर हम तैयार नहीं रहे इसके लिए और लोग सामने नहीं आए तो सिचुएशन विल गेट वर्स एंड वर्स। आई बिलीव दैट वी कैन विन इफ वी आर यूनाइटेड एंड वी आर डिटर्मिन्ड and we don't lose hope and we don't lose heart। हम लोग इनको भी हटा सकते हैं, गिरा सकते हैं। लोगों के बीच में जाना ज़रूरी है, लोगों को समझाना ज़रूरी है और ये ईवीएम के खिलाफ हमें ज़रूर कैंपेन करना चाहिए, क्योंकि ईवीएम एक तोते की तरह, जो राजा की जान तोते में होती है, तो ईवीएम में के माला जपते हैं एंड दे आर टेरिफाइड एट द थॉट कि बैलेट पेपर से अगर इलेक्शन हो गया तो इनका क्या होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।